नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करें उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है और इस कोशिश में हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक तौर पर मदद करें, आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक डोनेशन दें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर आप एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप जो है वो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सत्य हिंदी के सदस्य होना ना भूलें। और आप बातचीत करेंगे हम बंगाल चुनाव की। जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल चुनाव पर सारे देश की नजर लगी हुई है। वैसे तो 4 और जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, पुडुचेरी और असम में भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर और सबसे ज्यादा कौतूहल और सबसे ज्यादा अटकलें, सबसे ज्यादा रहस्य सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर की कैंपेनिंग कर दी है, जिस स्तर पे अपने स्टेक्स को हाई कर दिया है, वैसे में लड़ाई सीधे सीधे ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में है। और ये अटकलें फिलहाल लगाई जा रही है, क्या ममता बनर्जी को तीसरा टर्म मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी उनको रोक पाएगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ पिछले विधानसभा के चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी कोई मेजर प्लेयर पश्चिम बंगाल में नहीं थी। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें जीतकर उसने धमाकेदार एंट्री की थी। अब उसके करीब 1.5 साल के बाद लोग यही बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर और देश के सबसे बड़े चुनाव विशेषज्ञों में से एक संजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जो अटकलें इस वक्त पश्चिम बंगाल को लेकर लगाई जा रही है, अब तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, कैंडिडेट्स का भी अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है, क्या बीजेपी चमत्कार करने में कामयाब हो पाएगी या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगी? आशुतोष, अगर 2016 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो सचमुच कुछ ना कुछ तो चमत्कार कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नजर से देखें तो पता नहीं चमत्कार होगा या नहीं होगा। और मैं इन दोनों इलेक्शंस का जिक्र इसी के लिए कर रहा हूं। 2016 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के पास मात्र 10% वोट थे और 3 उनके विधानसभा सीटें थी। तो अगर वहां से देखें तो सचमुच चमत्कार होगा। बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है वेस्ट बंगाल के चुनाव में। लेकिन अगर 2019 के चुनाव को देखें जिसमें बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, अगर उसको विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 121 विधानसभा सीटों में उन्होंने बढ़त हासिल की थी। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 40% वोट थे और तृणमूल कांग्रेस से वो मात्र 3% वोट से ही पीछे थे। तृणमूल कांग्रेस के पास 43% वोट थे। उस नजरिए से तो चमत्कार अगर हमें देखना होगा तो चमत्कार तो तभी होगा जब बीजेपी तृणमूल से आगे निकल जाए, और अगर वो आगे निकलती है इसका मतलब वो सत्ता पर ताबीज होने जा रही है। तो नजरिया क्या है? चमत्कार क्या 2016 की तुलना में? यस, चमत्कार जरूर दिखेगा। क्या चमत्कार 2019 की तुलना में? इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की थी उस वक्त भी आपने कहा था कि लड़ाई तगड़ी है और लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है जहां से कहा जा सके कि सरकार बनाने की स्थिति में है। पिछले 1 महीने के अंदर क्या बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन काफी स्ट्रांग हुआ है, अमित शाह नरेंद्र मोदी वहां जा चुके हैं, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, 4 उनके अपने जो लोकसभा के सांसद है उनको चुनाव में उतार दिया है। कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता? देखिए, पिछले अगर 2 सप्ताह की बात करें, 1 महीने की बात करें तो 3-4 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई है चुनाव के मद्देनजर। पहली बात, नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा है और ये ऐलान किया है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। अपने आप में एक बड़ा स्टेप है क्योंकि बार बार बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि बीजेपी का कहना था नंदीग्राम के अलावा ममता बनर्जी एक सेफ सीट पर जरूर चुनाव लड़ेगी। इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपना पर्चा चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम से ही भरा और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़े। महत्वपूर्ण घटना घटी कि शुभेंदु अधिकारी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया और वो भी कोई सेफ सीट पर नहीं गए,
और उन्होंने भी ममता बनर्जी के चैलेंज को स्वीकार किया। तो एक अपने आप में नंदीग्राम पूरे एक चुनाव का गढ़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी घटना जो मतलब एक दुखद घटना है, जो ममता बनर्जी को चोट लगती है और उसके इर्द गिर्द कुछ राजनीति शुरू हो जाती है कि क्या ये दिखावा है, चोट सचमुच लगा है। तो इस इर्द गिर्द चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इससे कुछ सिंपैथी वोट मिलेगा ममता बनर्जी को। उन्हें चोट लगी है, उनके पैर में चोट है, अब वो व्हील चेयर से कैंपेन करेंगे। तो इसके इर्द गिर्द चर्चाएं हो रही हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस को कुछ ऐसे मतदाता जो अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया था, और हर चुनाव में ऐसे 8-10% मतदाता होते हैं जो आखिरी वक्त पर मन बनाते हैं, क्या इनमें ममता बनर्जी के प्रति कुछ सहानुभूति होगी? अगर ऐसी स्थिति हुई तो तृणमूल कांग्रेस को बढ़त होगी। और जो पिछले एक दिन पहले कल जिस बात की घोषणा बीजेपी ने की, अपने उम्मीदवारों के लिस्ट की घोषणा की, और उस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण बात है, अपने 4-5 सिटिंग एमपीज को चुनाव लड़ा रहे हैं। इसको हम किस तरह से देखें, क्या संकेत मिल रहे हैं? मुझे लगता है इस बात से ये संकेत मिलता है कि बीजेपी आश्वस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चुनाव उनके झोली में है और वो चुनाव जीत चुके हैं। अन्यथा कोई पार्टी अपने सिटिंग एमपीज को क्यों चुनाव लड़ाए? एमपी के चुनाव की तुलना में तो एमएलए का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है। इन घटनाओं के इर्द गिर्द ये दिखता है कांटे का मुकाबला अभी भी है, लेकिन इस कांटे के मुकाबले में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस मुझे 2 कदम अभी भी आगे दिखाई पड़ती है। 2 कदम आगे दिखाई पड़ती। ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर होना और व्हील चेयर पे कैंपेनिंग करना, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? टर्निंग पॉइंट कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल है। 8 चरणों में चुनाव है, अभी एक चरण के वोट भी नहीं पड़े। पहले चरण का वोट 27 मार्च को होना है। तो टर्निंग पॉइंट अभी पता नहीं कितने कितने टर्न आएंगे। लेकिन हाँ, एक मोड़ जरूर है, एक पहला मोड़ कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले पूरे महीने भर में, महीने सवा महीने में, जब पूरा चुनाव प्रचार चलेगा, 8 चरणों के चुनाव के जो वोट डाले जाएंगे, हो सकता है हमें ट्विस्ट एंड टर्न और भी हमें दिखाई पड़े। इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पूरा पोलराइज करने की कोशिश की है, तो इस पोलराइज्ड चुनाव के अंदर जो 27 से 28% मुस्लिम वोटर हैं, उनका रुख क्या हो सकता है? क्या वो ममता बनर्जी और लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में बट सकता है, और उनमें जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है, उनके आने से उसको कोई गति मिल सकती है? इसकी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि एक लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के का गठबंधन है, और ये इसकी संभावना रहेगी कि कुछ मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। मुस्लिम वोट जो एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पड़ता रहा 2019 के लोकसभा चुनाव या 2016 का विधानसभा चुनाव और 2011 का भी विधानसभा चुनाव, इन तीनों चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की एक वजह ये रही है कि मुस्लिम वोटरों का वोट एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ पड़ा है। जो तीसरा जो गठबंधन, जो तीसरा मोर्चा उभर कर आया है, कुछ ना कुछ इसमें सेंधमारी जरूर होगी, और जितनी सेंधमारी वो कर पाएंगे उससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, उससे बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा होगा। बीजेपी को तकरीबन 5-7% मुस्लिम वोट तो बंगाल में भी मिलते हैं, अन्य राज्यों में भी मिलते हैं, लेकिन जितनी सेंधमारी ये तीसरा मोर्चा ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में करेगा, उतना तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि बड़ी सेंधमारी करने में वो सफल होंगे। उन इलाकों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर एक पॉपुलर उम्मीदवार होगा इस फ्रंट के द्वारा दिया हुआ, वहां तो लोग जरूर वोट करेंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के मन में इस बात को ध्यान में रखेंगे, कौन सी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का वोट फिर भी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही पड़ेगा। संजय जी, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। संगठन के स्तर पर उसमें कमजोरियां हैं। जब संगठन के स्तर पर कमजोरियां होती हैं, तो क्या वो वेव क्रिएट करके उसका कॉम्पनसेशन किया जा सकता है? क्या आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जिस लेवल का कम्युनल पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो कम्युनल पोलराइजेशन गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में पहुंच गया है? बिल्कुल, आपने 2 बातों का जिक्र किया।
अगर संगठन मजबूत होता है तो आपको हवा बनाने की बहुत जरूरत नहीं होती, वो दिखाना नहीं पड़ता है कि हवा हमारे पक्ष में है, क्योंकि संगठन जमीनी स्तर पर काम करता रहता है। लेकिन जब आपके पास संगठन मजबूत नहीं होता है तो आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है, एक ऑरा क्रिएट करना होता है, एक माहौल बनाना होता है, और उस माहौल बनाने में बीजेपी अभी तक सक्सेसफुल दिखाई पड़ती है। तो संगठन और माहौल दोनों, अगर आपका संगठन बहुत मजबूत है तो आपको, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बताऊं, जिस बैट्समैन की टेक्निक बहुत मजबूत होती है उसे बल्ला इधर उधर घुमाना नहीं पड़ता, वो इंतजार करता है लूज बॉल्स का और उन बॉल पर वो रन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी तकनीक बहुत मजबूत होती है। लेकिन कभी ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनकी तकनीक बहुत अच्छी नहीं होती है और उन्हें चांस लेना पड़ता है, वो बल्ला घुमाते हैं, कई बार बल्ले से 6 रन भी निकल जाते हैं और कई बार गेंद लपकी भी जाती है। ऐसी स्थिति बीजेपी की मुझे दिखाई पड़ती है, वो बल्ला घुमा रहे हैं क्योंकि संगठन बहुत मजबूत नहीं है। हो सकता है कि वो छक्का चौका लगा दें, हो सकता है कि उनकी लपकी जाए। संजय जी, केंद्र के स्तर पर जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तब लोग कहते हैं टीना फैक्टर है, नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो उनकी तमाम कमियां उसमें छुप जाती हैं और 2019 में आपने देखा कि उनको बम्पर वोट मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया, लगता भी नहीं घोषित करेंगे। वैसे में क्या मतदाता ये सवाल नहीं करेगा कि ममता बनर्जी के सामने कौन, और जब ये सवाल करेगा तो ये एक एडेड एडवांटेज ममता के साथ आएगा और बीजेपी को उसका फायदा नहीं होगा? क्या ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है मतदाताओं के लिए वोट करने में? आशुतोष जी, मैंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे चुनाव कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि इस कांटे के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस आगे है। और ये मेरे मानने की वजह बहुत साफ है। इसकी वजह साफ ये है कि तृणमूल कांग्रेस के पास एक नेतृत्व है, चीफ मिनिस्टर के रूप में ममता बनर्जी का चेहरा है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए। वोटर भले ही इस बात की डिमांड करे या ना करे कि आपके मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं। बीजेपी के किसी लीडर की पॉपुलैरिटी उनके कहीं करीब नहीं है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करूं, और जब हमने अपनी संस्था के द्वारा वहां सर्वेक्षण किए और जब हम सवाल पूछते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होना चाहिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो दावेदारी बहुत थी और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। लेकिन इसके बाद वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे ममता बनर्जी नंबर 2 पर आते थे। कई ऐसे राज्य थे जहां पार्टी का जनाधार तो बहुत रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में उस पार्टी के नेता को लोग नहीं देखते थे। अगर यूपी जैसे अलग अलग राज्यों की बात करूं तो। लेकिन इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि लीडरशिप फैक्टर रहेगा इस चुनाव में, और इस लीडरशिप के फैक्टर का जो एक फायदा तृणमूल कांग्रेस को अवश्य मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने लोकसभा के चुनाव में थे, खासतौर पर विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर? अलग अलग स्टेट्स में हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो लोकसभा के चुनाव में किसी भी राज्य की आप बात कर लें, चाहे वो किसी रीजनल पार्टी की सरकार हो, उनकी अपनी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी राज्य में आप सर्वेक्षण करें और ये पूछे प्रधानमंत्री का दावेदार कौन, इसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का स्कोर किसी भी दूसरे नेता के स्कोर से बहुत आगे है। लेकिन इन्हीं राज्यों में, और खासकर उन राज्यों में जहां एक रीजनल लीडर स्ट्रॉन्ग लीडर है, अगर आप असेंबली इलेक्शन के समय बात करें, विधानसभा चुनाव के समय बात करें, तो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रेटिंग में गिरावट आती है। लेकिन क्या ये गिरावट इतनी बड़ी है कि हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है? ऐसी गिरावट नहीं होती है, लेकिन कुछ मामूली गिरावट है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी एक लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से लोग उन्हें नेता के रूप में देखते हैं, उस तरह से उसी राज्य के लोग उन्हें विधानसभा चुनाव में अपने नेता के रूप में नहीं देखते। इसका नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं होगा, और हो सकता है जो 40% वोट बीजेपी को लोकसभा में मिले थे, बीजेपी शायद कहीं वहीं आसपास वहीं रह जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े खास मुद्दे इस बार उठाए हैं जो अमूमन दूसरे राज्यों में नहीं उठाती है। एक तो टोलाबाजी जो आप कमीशन खोरी एक तरीके से, दूसरा सिंडिकेट।
और इन दोनों मसलों पे ये कहा कि दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एंट्रेंस्ड हैं इसमें। तो ये टोलाबाजी और सिंडिकेट ये अहम मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में, और इतने अहम हो जाएं कि ममता बनर्जी को लेने के देने पड़ जाए। मुद्दे तो हैं जमीन पर। लोग इस बात से नाराज नहीं है कि ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है। लेकिन जो लोअर लेवल पे, जो हम कहते हैं टोले के लेवल पे, मोहल्लों के लेवल पे, पार्टी के कार्यकर्ता जो कभी मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, उससे लोगों को नाराजगी है। जो लोकल लेवल पे इस तरह से लोग कहते हैं कि भाई पार्टी के वर्कर हमें परेशान करते हैं, एमएलए से भी नाराजगी नहीं है ज्यादा। ममता बनर्जी से बिल्कुल नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती बड़ी संख्या में। अदरवाइज अगर उनसे नाराजगी होती तो ममता बनर्जी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं दिखती। वो अभी भी पॉपुलर दिखते हैं, आप किसी भी रैली को देख लें, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। लेकिन जो गली मोहल्ले में जो छोटे लेवल के पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जो हरकतें कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके जो काम करने के जो तरीके हैं उससे लोगों को नाराजगी होती है। और यही वजह है जो जनाधार खिसकता हुआ दिखता है। बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाधार तृणमूल कांग्रेस का खिसका, बल्कि दूसरी पार्टियों की तरफ से, और खासकर लेफ्ट और कांग्रेस का जो जनाधार खिसक कर बीजेपी की तरफ आया है, वो इसी वजह से आया कि लोग तृणमूल कांग्रेस चाहते हैं कि उसका कोई मुकाबला करे, और उसमें वो बीजेपी को आगे देख रहे हैं। ये जो केंद्र के स्तर पर देखने में आ रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, कोरोना की वजह से लोगों को तकलीफें बढ़ी हैं, लोगों की बड़ी संख्या में नौकरियां गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्या ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? आपकी टीम ने जो जांच पड़ताल की उसमें ये बात सामने नजर आई, और अगर ये मुद्दा है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? ममता बनर्जी को जिम्मेदार माना जा रहा है या केंद्र की मोदी सरकार? मुझे तो लगता है मुद्दों की चर्चा हम और आप करते हैं, मुद्दों की चर्चा टेलीविजन स्टूडियो में होती है और हम अखबारों में लेख लिखने में करते हैं। अगर आप आम जनता से बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर मुद्दा एक ही है, ममता हटाओ या ममता बचाओ। क्या ममता बनर्जी को आप दोबारा मुख्यमंत्री, तिबारा मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जाए? मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। मुद्दों की चर्चा मैनिफेस्टो में होगी, मुद्दों की चर्चा नेता जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आम मतदाता से पूछे कि आप ममता बनर्जी को क्यों वोट देना चाहते हैं, वो कहेंगे दीदी का समर्थन करना है। और ऐसे मतदाता जो कहते हैं ममता बनर्जी को हमें वोट नहीं देना है, हम किसी दूसरी पार्टी को वोट करेंगे, क्या वजह है? दीदी को हटाना है। सारे चुनाव के सेंटर में सिर्फ ममता बनर्जी है, दीदी है, और सिर्फ दीदी विरोध और दीदी समर्थन। चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, न कि केंद्र सरकार ने उन्हें क्या चीजें, क्या सुविधाएं दी हैं और राज्य सरकार ने उन्हें क्या सुविधाएं दी। बिल्कुल, संजय जी ने जिस तरीके से कहा है, कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस को एज दिखाई पड़ता है। दूसरा उनका कहना है कि, और महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे मुद्दा एक ही है, या तो आप ममता बनर्जी के साथ है या ममता बनर्जी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोटर है उनको गैल्वनाइज करने की कोशिश कर रही है, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। अगर वो उस पर कामयाब हो जाती है तब तक बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार वहां लोकप्रिय बनी हुई हैं, तो फिर बीजेपी को वहां निराशा हाथ आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी से बातचीत करने के लिए। हम फिर अगले महीने उनसे फिर बातचीत करेंगे, ये जानने के लिए कि ये जो डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहे हैं वो उसमें क्या कुछ बदलाव आया है या बदलाव नहीं आया। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।